नमस्कार, मैं सुनील स्वामी। आज हम ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो छोटी सी कक्षा से लेकर कंपटीशन एग्जाम तक काम में आता है। वो टॉपिक है संज्ञा। आपने संज्ञा कक्षा 3 से लेकर और कंपटीशन एग्जाम में तक आपने पढ़ा है। आज हम जो संज्ञा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि हमें पढ़ते ही समझ में आ जाए, यानी इसको आनंद के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा शब्द की उत्पत्ति। किसकी बात करेंगे? संज्ञा शब्द की व्युत्पत्ति की, यानी इस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो इसकी जो उत्पत्ति है वो हुई कैसे? तो ये दो शब्दों से मिलकर होती है, सम धन ज्ञा। किससे हुई है? सम धन ज्ञा से हुई है, जिसका अर्थ होता है समेक। सम का अर्थ होता है समेक या पूर्ण, और ज्ञा का अर्थ क्या होगा? ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। यानी इसका पूरी तरह, यानी इस शब्द का शाब्दिक अर्थ करें, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ करें तो क्या निकलेगा? तो अर्थ निकलेगा सम्यक ज्ञान, या क्या कह सकते हैं? पूर्ण ज्ञान। यह क्या होता है? संज्ञा शब्द का अर्थ होता है। यानी हम पढ़ रहे हैं संज्ञा। संज्ञा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो सम धन ज्ञा से हुई। सम का अर्थ होता है समेत या पूर्ण, और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। शाब्दिक अर्थ अगर हम करेंगे तो समेत ज्ञान या पूर्ण ज्ञान। अब बात करते हैं हम इसका जो अर्थ है। अर्थ क्या होता है? संज्ञा शब्द का अर्थ क्या होगा? तो अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ क्या होता है इसका? संज्ञा शब्द का अर्थ होता है नाम या महानाम। क्या होता है? नाम या महानाम। अब परिभाषा की बात करते हैं। संज्ञा की परिभाषा सभी को आती है, और जो आती है वही परिभाषा होगी इसकी। किसी वस्तु, प्राणी, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक। अब देखो, साधारण तरीके से समझते हैं। संज्ञा हमने पढ़ी कि संज्ञा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर हमने पढ़ा संज्ञा का शाब्दिक अर्थ सम्यक ज्ञान या पूर्ण ज्ञान। फिर हमने अर्थ पढ़ा। अर्थ क्या होता है? यानी संज्ञा का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है नाम या महानाम। अब फिर हमने परिभाषा किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी साधारण सी बात है, जहां किसी भी, कोई भी, किसी का भी नाम है, यानी जिसका भी नाम है वो क्या है? संज्ञा है। चाहे उसमें क्या हो? वस्तु हो। जैसे मैंने कह दिया, जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर ही क्या है? संज्ञा, वस्तु ही है। ठीक। फिर मैंने कहा प्राणी। प्राणी जैसे किसी पशु की बात करें तो पशु कह दिया। ठीक। किसी व्यक्ति का नाम ले लिया, वो भी क्या है? प्राणी है, तो वो क्या है? संज्ञा है। स्थान जैसे कह दिया जयपुर, जैसे मैंने कह दिया फेफाना, ये भी क्या है? स्थान है। स्थान है तो क्या है? संज्ञा है। फिर क्या? स्थान का नाम आ रहा है, इसलिए ये क्या है? संज्ञा। भाव, भाव के नाम, भाव का नाम, जैसे बचपन, बचपन, लड़कपन, ये सब आ रहे हैं। ये क्या? किसी भाव के नाम दिए जाए, यानी किसी का नाम, जिसको जो नाम दे दिया गया वो नाम ही क्या है? संज्ञा। यानी जो भी नाम किसी को दे दिया गया वो भी क्या माना जाएगा? संज्ञा माना जाता है। अब बात करेंगे हम संज्ञा के भेद। किसकी बात करेंगे? संज्ञा के भेद। हम संज्ञा के भेद दो तरह से जानेंगे। कितनी तरह से? दो तरह से। कौन कौन सी तरह से? एक तो जानते हैं अंग्रेजी में व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के भेद जानेंगे। और दूसरा अपनी भाषा, कौन सी? हिंदी व्याकरण के आधार पर
संज्ञा के भेद जानेंगे। अब देखिए अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं। तो अंग्रेजी व्याकरण संज्ञा के आधार पर जो भेद होते हैं वो कौन से होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा और चौथा जो होता है वो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा जो भेद होता है वो होता है समूहवाचक संज्ञा। यानी अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम हिंदी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के भेद। तो पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के फिर 2 भेद होते हैं, वो कौन से होते हैं। एक तो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा कौन सा होगा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। फिर बात कर रहे हैं हम तीसरे भेद की। तो तीसरा भेद कौन सा होता है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो हिंदी में संज्ञा के भेद कितने होंगे, 3। हमें उत्तर क्या देना है, हिंदी के आधार पर देना है। हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में संज्ञा के भेद कितने होंगे, 3 ही होंगे और 3 ही सर्वमान्य, 3 को ही मानना है। ये जो 2 भेद अंग्रेजी में किए गए अलग, वो किसके भेद माने, हिंदी में जातिवाचक संज्ञा के भेद माने। यानी संज्ञा के भेद हम पढ़ते हैं तो 2 आधार पर पढ़ लेते हैं। क्यों, कई बार ये कर लेते हैं कि संज्ञा के भेद हमने 5 पढ़े, जिसमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक भेद होते हैं ना, वो अंग्रेजी व्याकरण में अलग से माने गए हैं। ठीक, लेकिन हिंदी में अगर बात कर रहे हैं तो ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा है वो किसका भेद माना गया है, जातिवाचक संज्ञा के भेद माने गए। इसलिए हिंदी में 3 ही भेद होते हैं संज्ञा के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के फिर 2 भेद हो जाते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये तो संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। अब बात करते हैं हम सबसे पहले किसकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, परिभाषा क्या होगी इसकी, किसी वस्तु विशेष, किसी वस्तु विशेष, किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु विशेष, किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष का, स्थान विशेष का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब देखिए, अब वो यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी वस्तु विशेष, किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब हमारे समझ दिमाग में आता है कि वस्तु विशेष, तो वस्तु विशेष की बात अगर हम करें तो वो क्या आते हैं कि जो वस्तुएं संसार में अपनी तरह की एक ही है, जिनका किसी
आधार पर वर्गीकरण संभव नहीं है, संभव नहीं है, उनके नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आदि, और भी बहुत सारे होते हैं जो अपनी तरह से एक ही, जैसे राजस्थान भी हो गया, यानी जो वस्तु संसार में अपनी तरह की एक ही हो, जिनका किसी आधार पर वर्गीकरण संभव नहीं है, उनके नाम क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उनके नाम किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। हम क्या पढ़ रहे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ रहे हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? कोई वस्तु विशेष है, कोई व्यक्ति विशेष है या स्थान विशेष का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जो वस्तु संसार में अपनी तरह की क्या हो? एक ही हो, जिनका वर्गीकरण संभव नहीं हो, उनके नाम में क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब बात करते हैं किन में व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा मिलती है हमें, तो उनकी बात करेंगे। तो निम्नलिखित में निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब वो कौन कौन सी हैं? जैसे एक नंबर बात करते हैं तो नदियों के नाम जैसे गंगा यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कावेरी, व अन्य नदी जैसे घग्गर है, सरस्वती है, आदि नदियां। ठीक। दूसरी बात करते हैं तो दूसरा कौन सा? पर्वतों के नाम। इनके नाम पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, अरावली, रॉकीज, एंडीज, विंध्याचल आदि। ठीक। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा कौन सा होता है? ग्रह नक्षत्र या उप ग्रहों के नाम, यानी ग्रह का नाम हो जाए या नक्षत्र का हो जाए, उपग्रह का नाम हो जाए। जैसे पृथ्वी, मंगल ग्रह है, पृथ्वी है, मंगल है। ठीक। फिर बात करते हैं नक्षत्र, तो नक्षत्र स्वाति नक्षत्र हो गया, और उपग्रह की बात करते हैं तो चंद्रमा हो गया। ठीक। इसके बाद अगर बात करते हैं अगले की, तो अगला है वार एवं माह का नाम या माह के नाम। तो वो कौन कौन से होते हैं? जैसे मंगलवार, बुधवार, माह का नाम दे दिया जैसे जनवरी, फरवरी, फाल्गुन, चैत्र, ये हो जाएंगे। ठीक। इसके बाद स्थान के नाम जैसे फेफाना, नौहर, हनुमानगढ़,
राजस्थान, भारत आदि। ठीक, इसके अलावा अगर बात करते हैं भाषा के नाम, भाषा के नाम, तो भाषा के नाम कौन कौन से होते हैं? जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी व अन्य भाषाएं। आगे बात करते हैं हम तो पत्र पत्रिकाओं के नाम, पत्र पत्रिकाओं के नाम, तो पत्र पत्रिकाओं के नाम जैसे दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका। ठीक, आगे हम बात करेंगे और अगला जो होगा 8वां, वो होगा जिलों के नाम, जिलों के नाम। जिलों के नाम की बात करते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं वो और देख लेते हैं। जैसे पुष्कर, जिलों के नाम पुष्कर, डल, होयसागर, राजसमंद आदि जिले हो जाती है। अगला जो होगा वो होगा सागरों महासागरों के नाम, सागर एवं महासागरों के नाम वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए अरब सागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर भी कह सकते हैं। ठीक, अगला है पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम जैसे रामायण, रामायण, अष्टाध्यायी और महाभारत व अन्य किताबें। अगला होगा दुर्गों के नाम, दुर्गों के नाम जैसे बटनेर, जूनागढ़, बटनेर, जूनागढ़ और हो जाएंगे आपके कुंभलगढ़, गढ़ व अन्य नाम भी शामिल हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं तो दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अगला होगा ऐतिहासिक युद्धों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों के नाम जैसे खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, तराइन का युद्ध आदि। ये क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें होती है। यानी हमने 13 तरह के हमने नाम जाने हैं, जिनके नाम दिए गए होंगे उनमें क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्पणियां जिनके आधार पर हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा बनानी हो या व्यक्तिवाचक संज्ञा की कौन से नियम है उनके आधार पर हम जानेंगे। तो वो कौन कौन से हैं? तो यदि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा, यदि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी सर्वनाम या किसी सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताने हेतु, संज्ञा की विशेषता बताने हेतु
होती है, प्रयुक्त होती है अथवा अथवा अपने मूल अर्थ को छोड़कर, अपने मूल अर्थ को छोड़कर लाक्षणिक अर्थ अभिव्यक्त करती है, अभिव्यक्त करती है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है, जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। यानी कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो क्या हो, किसी सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताने हेतु प्रयुक्त होती हो अथवा अपने मूल अर्थ को छोड़ देती है, छोड़कर कौन से अर्थ, लाक्षणिक अर्थ को व्यक्त करती है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे उदाहरण देखिए, इधर मैं लिख रहा हूं व्यक्तिवाचक संज्ञा और इधर लिख रहा हूं मैं जातिवाचक संज्ञा, आपके समझ में आ जाएगी जातिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जैसे उदाहरण दिया मैंने, जयचंद कन्नौज के शासक थे, क्या कन्नौज का शासक था, जयचंद कन्नौज का शासक था। ठीक, ये दे दिया। अब मैंने ये दे दिया, आजकल देश में जयचंदों की कमी नहीं, अब यहां पर क्या दिया है कि जयचंद किसका राज्य था, कन्नौज। यहां पर क्या व्यक्तिवाचक यानी कन्नौज के शासक के बारे में बताया गया, और यहां पर क्या बताया गया है, जयचंदों के बारे में बताया गया है। जैसे हम उनके कौन सी उपाधि की बात करते हैं, गद्दार के रूप में भी जानते हैं इनको, या अन्य जो भी है उनके रूप में इनको जाना जाता है। यानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में बदल रही है और ये क्या विशेषता प्रकट बता रही है किसी की, इसलिए जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। और भी उदाहरण देखिए, जैसे रावण लंका का राजा था, रावण लंका का राजा था। आज हर घर में रावण है, आज हर घर में रावण है। अब यहां पर क्या है, यहां रावण व्यक्तिवाचक एक व्यक्ति के लिए कहा गया और यहां रावण की बात कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं अभिमानी की बात कर सकते हैं, घमंडी व्यक्ति की बात कर सकते हैं कि हर घर में अभिमानी व्यक्ति मिल सकता है। तो यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा वो क्या होगी, अगर किसी सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताने की प्रयुक्त होती है या अपने मूल अर्थ को छोड़कर लाक्षणिक अर्थ प्रकट कर रही है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें बदल जाती है, जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। ठीक, ये था। एक उदाहरण और देख लो, जैसे हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा है, हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा है। अब यहां पर हरिश्चंद्र क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इसका अगर हम जातिवाचक संज्ञा बनाएं तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे मोहन तो हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र है। यानी यहां पर कहने का मतलब क्या हुआ, मोहन में किसके गुण हैं, हरिश्चंद्र यानी जो सत्यवादी था उसके गुण है, इसलिए यहां पर हरिश्चंद्र शब्द है वो क्या बन गया, जातिवाचक संज्ञा बन गया। आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो हम जातिवाचक संज्ञा पर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।